आज हमने 250 से ज़्यादा बच्चों को एडॉप्ट किया है। बाय लॉ कंपलसरी होता है, उनको सीएसआर करना ही रहता है। अगर ये एक चीज़ किसी के भी लाइफ में आ गई तो वो एक कहते हैं ना कि पूरी लाइफ बदल देता है। रजिस्टर करने के बाद ये तय हो जाता है कि आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तब हमारे लिए ये दो चीज़ बहुत मायने रखती है। अगर आप समाज को क्लीन करने की बात कर रहे हो और आप खुद क्लीन नहीं होगे तो उसमें कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि अगर वो आप कर लो तो आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वेलकम टू द शो रुकमिल। पहले रुकमिल वो बताओ कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। बहुत बार सुना है कि वो चीज़ काफ़ी लोग करते हैं, बट एक्चुअली मतलब क्या होता है? आपका ये जो प्रश्न है वो काफ़ी लोगों को क्यूरियोसिटी जगाने वाला होता है। और आजकल हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मतलब इंटर मीडिया और ये मीडिया के माध्यम में सोशल एंटरप्रेन्योर क्या होता है लोगों को जानना है, पर जानने की कोई ऐसी चीज़ नहीं। हमारे रील देखने में आती है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ ऐसी आती है, पर ये जो काम की चीज़ है उसकी कोई रील नहीं आती। या आप क्वेश्चन डालोगे तो गूगल बता देगा, पर एक्चुअल में क्या है वो बताने के लिए नहीं ईजी रहता है। तो सोशल एंटरप्रेन्योर ऐसी चीज़ है जो आप जो भी कार्य में आप जो करते हो उसके अलावा आप सोशल इम्पैक्ट समाज के लिए ला सको और आपके माध्यम से काफ़ी सारे समाज को, पिछड़े वर्ग को मदद हो और आपके साथ लोग जुड़कर सोशल इम्पैक्ट कैसे ला सके, उसका ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता है। और मैं तो मानता हूँ कि सोशल एंटरप्रेन्योर बन के मैं लाइफ के अलग अलग पड़ाव में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखा हूँ जो मुझे अभी भी लाइफ में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, सब में मुझे बहुत काम आता है। रुकमिल भाई, फर्स्टली वेलकम टू द शो। ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है एक बहुत ही अलग चीज़ है जो लोग फुल टाइम जनरली लेते नहीं है। तो ऐसा आपके बचपन में या लाइफ में कभी कुछ तो हुआ होगा जिससे आपका इंटरेस्ट जगा होगा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में और सोशल वर्क करने में। तो ऐसा क्या था वो? जब 11th-12th में स्टडी करते थे तब हमें कोई ना कोई जो ब्रेक होता है तो तब नाश्ता करते हैं। ऐसा बहुत सारे हम उस टाइम के ज़माने में नाश्ता चालू क्लास में भी करते रहते। तो उस टाइम में हमारा नाश्ता अगर चालू में पीछे की बेंच में भी दे दे तो उसकी खुशी अलग रहती थी। और नाश्ता हम जब रिसेस होती थी, जब स्लॉट होता था, उसमें भी अगर किसी को हम मदद कर दे तो उसकी खुशी अलग रहती थी। हम जब देखते हैं कि अगर कोई सिग्नल पे हम खड़े हैं और बैगर्स आते हैं तो बैगर्स भी कोई चीज़ बेच कर वो खुद अर्न करने की देखते हैं। तो अगर वो हम कुछ छोटी सी मदद करते हैं तो उनकी चेहरे पर वो जो खुशी होती है वो चंद पैसों की होती है, पर वो खुशी हम उसकी कोई वैल्यू नहीं डाल सकता, प्राइसलेस होती है। तो वैसे ही जब उस टाइम पे तो बहुत इनिशियल था, पर जैसे हम कॉलेज में आए तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जैसे ही कॉलेज में आए तब पहले मंथ के लिए कॉलेज एक लाइफ एकदम अलग होती है। पूरे जीवन की कोई अलग लाइफ होती है, वो कॉलेज लाइफ होती है जो एकदम स्विच होती है और हम अलग पल जीते हैं उसमें। तो उसमें से एक पल ऐसा होता है कि हमारे महीने के लिए हमको एक कोई चंद राशि दी जा सकती है कि जिसके अंदर हमको पूरा महीना निकालना है। तो अगर वही महीना में से हम कुछ ऐसी राशि इकट्ठा कर कर उतने में जो बची हुई राशि में हम महीना निकाल सकते हैं कि नहीं, ऐसी एक सोच पहले आई। तो वो सोच को कैसे बदला जा सकता है, तो वो सोच एक लाकर हमारा जो फ्रेंड सर्कल रहता है उसके अंदर ऐसी बात की। तो हमने एकदम छोटी सी शुरुआत की थी, 6 लोग थे और हर महीने सिर्फ 100 रुपये। उस टाइम पे हमको पॉकेट मनी भी बहुत कम मिलती थी, पर उसमें से हमको 100 रुपये सिर्फ बचाने थे। और उसमें से हमने शुरुआत कर कर एक छोटे से जितनी भी राशि हम एकत्र की थी उसमें से हमने बुक्स बच्चों के लिए लाए। एक संडे ऐसा तय किया कि वो संडे वहाँ जाकर उनको पढ़ाना और पढ़ा कर उनको बुक्स देना। तो वो जो खुशी रहती थी हम आज भी वो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमने जब उनको बुक्स दी तो उनके पास बुक्स थी ही नहीं। वो कहीं से कागज़ लाकर या फिर पेपर जो आता है न्यूज़पेपर, उसके अंदर जहाँ पर जगह मिलती है वहाँ वो नोट्स लिखते थे। तो हमारी नोट्स देखकर वो इतने सारे खुश हो गए कि हमको अब हमारा जो सब्जेक्ट है उसका हम अलग से नोट्स बना सकें, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी होती है कि क्योंकि जब भी एग्ज़ाम आती है तो हम उसमें से ही पढ़ सकते हैं, वापस कोई टीचर या कोई पढ़ाता नहीं है। तो हमारे लिए वो एक ऐसा होता है कि वही गाइड है, वही बुक है। तो उसके लिए हमने जब वो शुरुआत की तो ऐसा लगा कि ये बहुत अलग चीज़ और साथ में हम कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा विचार लेकर शुरुआत की थी। फिर जैसे जैसे आगे आए क्लास में हमारा जो नेटवर्क होता है उसमें सबसे बात की तो 100 रुपये सभी के लिए बहुत मायने नहीं रखता। तो उन्होंने बोला कि हम लोग भी जुड़ना चाहते हैं। हमने एकदम देखना चाहे तो एक पेपर और नोट पेपर लेकर हम उसके अंदर रखते थे कि कितने लोग ने आया है, कौन से मत में कितने लोगों ने दिया। एकदम बेसिक से शुरुआत की थी
और फिर 10th की एग्ज़ाम नज़दीक में आ रही थी, तो उस टाइम पे हमने वो लोग को किट दी। उस टाइम के अंदर ऐसा होता है कि हमको जब एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है तो उसके अंदर राइटिंग बोर्ड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वो रूरल एरिया के लोगों को पता नहीं होता है, और हमने जहाँ पर ये किट दी तो उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट बोर्ड भी दिया। जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी एग्ज़ाम होती है, तो उनको ये पता नहीं था, और उनको ले जाने के लिए ये बहुत दिक्कत होती है कि वो कहाँ से ये चीज़ लाए। तो उनको पता नहीं होता तो वो लेकर नहीं जाते, और उनको फिर ये लिखने में पेन पेंसिल सब उनके पास स्टेशनरी किट भी नहीं होती। तो हमने वो पूरी किट दी, और हमको फिर खुशी हुई कि 10th की अगर वो अच्छे से एग्ज़ाम दे सके तो वो हमारे लिए दे सके। तो ये जो खुशी थी वो बहुत हमारे लिए एक इम्पैक्ट थी, और फिर वहाँ से हमने ये शुरुआत की और अभी तक ये शुरुआत जारी है। तो ये सब आप बोल रहे हो कि आपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाके ये सब सोचा, तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि हर कोई नॉर्मल ऐसा सोचता है। तो उस टाइम पे आपके दिमाग में ऐसा क्या हुआ कि मेरे को इतना, एक तो कम पैसे मिल रहे, उसमें भी मैं 100 रुपये निकालूं और लोग को इकट्ठा किया, तो वो लीडरशिप क्वालिटी कहीं से आई थी, आपने देखी थी, कोई मेंटर था, कैसे उस टाइम पे आपने सोचा ऐसा? बैकग्राउंड मेरा वैसा कोई नहीं है, और गाइड करने वाला भी उस टाइम पर ऐसा सोचा नहीं था कि इस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। अगर हमको पता हो कि अगर मास्टर्स हमको इसमें करना है तो हम उसके लिए प्रोफेसर ढूंढते हैं कि ये इस मास्टर्स के लिए प्रोफेसर है तो हमको गाइड करेगा, पर ऐसा कुछ सोचा नहीं था। पर एक मन में विचार था कि अगर बदलाव लाना है तो हम किसी को बोलेंगे तो नहीं आएगा, वो बदलाव की पहल हमको खुद को करनी होगी। और जैसे कि पता है कि पत्थर तो होता है, पर उसको डायमंड कैसे बनाना, तो डायमंड बनने के लिए घिसना तो पड़ेगा, तो घिसना हमको खुद को ही पड़ेगा। हम खुद आगे बढ़ेंगे तो 4 लोग जुड़ सकते, पर 4 लोग वो करेंगे वो हम बता नहीं सकते, तो उसकी शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। और ये विचार के साथ खुद ने शुरुआत की और फिर लोग जुड़ते गए। तो आपकी इस जर्नी में मतलब इनिशियली, मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस आपने फेस किए हो जो इनिशियल स्टेज में, मतलब आप कॉलेज के टाइम में थे, ग्रुप नहीं था, आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, तब किसी ने बोला हो या कोई पर्टिकुलर चैलेंज आपने ओवरकम किया, ऐसा कुछ पर्टिकुलर आपको याद आ रहा हो? शुरुआत की थी तब बहुत लोग को समझाना, क्योंकि पहले मैं भी इतना समझ नहीं सकता था कि ये कितनी चीज़ करनी चाहिए, कैसे कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज वे में कैसे कर पाएंगे, अगर कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए फ़ंड कहाँ से लाएंगे। 100 रुपये हम करते थे, पर अगर सपने बड़े हैं, से सोच सकते हैं कि मेरे को इम्पैक्ट के लिए ये करना है, पर वो करने के लिए करना हो कुछ तो क्या कर सकते हैं, वो सोचना, उस टाइम पे कोई गाइड करने वाला ऐसा कोई नहीं था। दूसरा, फ्रेंड्स को बताते थे, पर सब हमारे जैसे ही फ्रेंड्स होते हैं, तो सबको समझाना वो तो बहुत बड़ी बात है, पर जैसे जैसे करते गए तो हमारा काम वो लोगों को समझाता गया। कोई भी चीज़ में ऐसा होता है कि अगर आप बोलो उससे अच्छा कर कर दिखाओ तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। तो जैसे जैसे हम करते गए वो काम ऐसा दिखता गया कि लोगों को भी लगा कि अगर ये कर सकते हैं। हमारे टीचर्स, इनफैक्ट उस टाइम की मैं स्टोरी बताऊंगा कि हमारे जब शुरुआत की तो टीचर्स को पता चला, तो वो दूसरे लेक्चर लेने जाते तो वहाँ पर हमारे क्लास की स्टोरी बताते थे कि वहाँ पर देखो कि क्लास के बच्चों ने ऐसा भी शुरुआत की। तो शुरुआत के टाइम में काफ़ी टफ टाइम रहा था, क्योंकि 6 महीने तो हम, और उस टाइम पे सोचा नहीं था खास कि आगे वाले दिनों में इतना कुछ कर पाएंगे कि नहीं। उस टाइम पे ऐसा था कि कर रहे हैं तो अभी इतना कर देंगे, ये साल है तो फर्स्ट ईयर में तो कर देंगे, फिर फर्स्ट ईयर ख़त्म होना है तो नहीं, बंद नहीं करना, सेकेंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर हुआ, और अभी चलता आ रहा है। तो ऐसा सोचा नहीं था कभी भी कि इतना आगे लेकर जाएंगे या लाइफ का भी एक पार्ट बन जाएगा, पर अभी ऐसा है कि जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। तो रुक्मिल जी, पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई एम श्योर आपने इतना यंग होके जब आप ऐसी चीज़ें करना चाहते हो, ऑफ कोर्स इसमें फंडिंग लगता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फंड, जैसे लड़कियों अडॉप्ट करना हो या कोई भी इनिशिएटिव हो, गिविंग देम स्टेशनरी है, तो उसमें एक CSR फंड आप जैसे लेने जाते हो तो एक क्रेडिबिलिटी की बात होती है कि कुछ क्रेडिबिलिटी होगी तो ही वो आपको कंसिडर करेंगे फंड करना या कुछ। तो इतने यंग एज पे जब आप इनिशिएटिव्स करते हो, वो क्रेडिबिलिटी गेन करने की बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि कोई भी यंग लड़का हो, अभी मान लो इंस्पायर आपका देख के वो जाके कोई इनिशिएटिव करना चाहता हो, वो स्मॉल स्केल से शुरू करेंगे अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली से, लेकिन कोई एक पॉइंट आएगा जब उनको सही में स्केल करना होगा, बड़ा करना होगा इसको, तो वो कैसे वो क्रेडिबिलिटी गेन कर सकते हैं और कैसे वो फिर आगे बढ़ सकते हैं? उसमें आपने क्या किया था क्रेडिबिलिटी गेन करने के लिए इतनी यंग एज पे? हमारे पहले से ये तरीका रहा है और अभी तक वो तरीका हम रेगुलर करते हैं।
हमारे 15 दिन में या मंथली 1-2 बार मीटिंग होती है हमारी कोर टीम की। उसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट हम डिसाइड करते हैं तो उसके लिए हम शुरू से लेके अंत तक का हर एक डिटेलिंग रखते हैं और उसका डिटेलिंग खुद भी असेस करने के लिए रखते हैं। अगर हमको ये प्रोजेक्ट प्रोग्रेस चलाना है और उसके अंदर ये स्कूल के अंदर चलाना है तो ये स्कूल के अंदर बच्चे कितने हैं, अगर बच्चे इतने हैं तो हमारा इंटरनल गोल क्या है कि हम इसको कहाँ तक पहुँचाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। कि अगर 1500 बच्चों की स्कूल है और हमें 90% स्टूडेंट्स 100% अटेंडेंस वाले करने हैं तो हमें 1300 बच्चे करने हैं, ऐसा हमको एक लेकर चलना पड़ेगा। 1300 बच्चों के लिए अगर हमको कुछ गिफ्ट देनी है तो ये अमाउंट की रहेगी, तो ये उसका लमसम क्या हो रहा है, ये अमाउंट तक हम पहुंच पाएंगे, ये हमारी टीम में एक डिस्कशन होता है। तो हाँ हम पहुंच पाएंगे, तो उसके लिए कार्य करने का शुरू करते हैं। तो वहाँ बच्चों से मिलना, शुरू करने से पहले मिलना, शुरुआत करने हो उस टाइम पे मिलना और शुरू करने के बाद मिलना। शुरू कर दिया उसके बाद भी कैसा चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो इसी के लिए ही सिर्फ कर रहा है। हमारा मोटो है कि वो अटेंडेंस 100% आनी चाहिए, पर वो लालच के मुंह में तो नहीं कर रहा है ना, वो भी नहीं चाहिए। वो स्कूल में आके पढ़ भी तो रहा है ना। ऑल ऑफ द डे गोल ये है कि उसका एजुकेशन हाई होना चाहिए, तो वो भी हो रहा है कि नहीं। तो वो वीकली कोई ना कोई हमारे टीम में से वहाँ जाकर विजिट करता है, उसका एक रिपोर्ट तैयार होता है, वो देखते हैं। और एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट, कोई भी चीज़ के अंदर अगर आप रिज़ल्ट आके दिखा देते हो तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी हो जाती है। तो रिज़ल्ट ऐसा आके दिखा देता है कि हाँ हमने जो कहा किया वो हो रहा है और आगे भी वो होगा। तो शुरू से लेकर अंत तक वो चीज़ के साथ जुड़े रहना, वो चीज़ के अंदर डेप्थ में झांकना और कंसिस्टेंसी उसमें भी रखना। और हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो तब से इम्प्लीमेंट हो तब से ख़त्म हो तब तक की हर एक चीज़ की माहिती हम सोशल मीडिया पर देते हैं। अगर प्रोजेक्ट कोई शुरू होने वाला है तो वो भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से रखेंगे कि आने वाले दिनों में ये शुरू होने वाला है। अगर ये दिन को लॉन्चिंग है तो वो भी रखेंगे कि लॉन्च होने वाला है। अगर लॉन्चिंग हो गया कि लॉन्चिंग के बाद भी रखेंगे कि आज ये लॉन्च हो गया है। और फिर उसके अंदर बेनिफिशियरी को मिलते हैं, ये करते हैं, तो वो भी अपडेट होता है। और मिलने के बाद भी रखते हैं कि पूरे महीने के अंदर इतने लोग को बेनिफिट हुआ। तो अगर आप डोनर हो तो आपको ऐसा एहसास हो जाएगा कि मैंने तो इतना ही दिया था, इतना सारा इम्पैक्ट आ गया। तो उसके मगज में ऊपर से अलग विचार आने लगता है कि मेरे इतने से देने से इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट होगी, वो मैंने सोचा नहीं था, और वो हम करके दिखाता है। तो वो हमारे लिए क्रेडिबिलिटी है। आप जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना Yes. कि कहाँ से कहाँ चीज़ जा रही है, बहुत अब इम्पोर्टेंट हो गया है। सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि वो जाने नहीं वाली। फ़ोन में अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपको फॉर्मेट मारना पड़ेगा, वो चीज़ उड़ गई। अगर बैंक में रखते हो तो वो शायद कुछ भी उड़ गई, कुछ बुक में लिखते हो तो वो हो गई। सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि आप डाल दो, याद वो रखेगी। आपको 1 साल होगा तो मेमोरी वो देती है कि मेमोरीज। वो बिल्डिंग इन So, पब्लिक वाली yes. बात हो गई ना, मतलब आप पब्लिकली सब कर रहे हो, जो ट्रांसपेरेंसी रखे कि हमारे इधर ये हमारे पैसे इधर इन्वेस्ट होके आप हम ये गिफ्ट दे रहे हैं और इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है और सोसाइटी पे। तो एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी आप जो मेंटेन कर रहे हो उससे ही आई गेस तो वो। लेकिन रुक्मिल जी फिर सही कह रहे हो आप, जैसे क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो गई इससे। कोई भी यंग बंदा आएगा, मान लो कल उठ के एक युवा ने देखा ये अपना शुरू किया कुछ इनिशिएटिव, उसमें उसने इसी तरह ट्रैक रिकॉर्ड रखा, क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर ली विथ स्मॉलर डोनर्स। इन जो बड़े डोनर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं बड़े बड़े, क्रेडिबिलिटी उनको कैसे प्रूव करना है उसका तो आपने होमवर्क कर लिया, लेकिन अभी एक्चुअल में आप उनको फिर अप्रोच कैसे करते हो? और प्रेजेंटेशन, जैसे मूवीज़ में देखते हैं हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं लोग, क्या सही में भी ऐसा होता है या फिर एक बहुत अलग चैनल होता है नेटवर्किंग से मिलके? वो चलता कैसे है, ये तंत्र है क्या? बहुत बड़ी एमएनसीज जो होती है उनको कंपलसरी CSR फंड करना होता है। यस, पर बहुत सारे लोग को CSR क्या वो पता नहीं है। अगर पता है CSR क्या है तो उसको कैसे बेनिफिट लेना वो पता नहीं। तो रुक्मिल भाई, आपने बताया कि CSR एक्टिविटीज़ कंपनीज करते हैं, CSR होता है क्या, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है और क्यों करते हैं कंपनी, मतलब उसका मतलब क्या होता है? CSR मतलब कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो MNCs होती है वो काफ़ी सारे मायने में टर्नओवर करती है। तो वो जो राशि होती है वो हमारे देश के लिए, वो अगर रेवेन्यू जनरेट करती है तो उसमें से कोई 1% अगर वो देश के लिए दे सके
तो उसके लिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि उनको ये CSR करना होता है, जिससे वो गवर्नमेंट के थ्रू ये CSR एक्टिविटी के थ्रू कोई सोशल इम्पैक्ट लाकर उन्होंने जो पूरे साल के अंदर जो टर्नओवर किया है उसमें से वो कुछ परसेंट इसके अंदर देकर वो कोई ना कोई बदलाव ला सके। मतलब बाय लॉ कंपलसरी होता है उनके बाय लॉ कंपलसरी होता है, उनको CSR करना ही रहता है और हर एक कंपनी ये करती है। अब उसके अंदर ऐसा रहता है कि CSR हेड कंपनी खुद रखती है, पूरे साल वो लोग भी पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और उसके अंदर जैसे कि तीर्थ भाई ने बताया कि प्रेजेंटेशन होता है आपका, जैसा हम अगर जॉब लेने जाए तो इंटरव्यू देना होता है, वैसा ही CSR लेने जाओ तो आपको प्रिपेयर होके जाना होता है। अगर आप जाते हो तो वो लोग पूरा डिटेलिंग लेते हैं कि आप कितने साल से कर रहे हो, वो पूरे साल में आपने क्या क्या काम किया, कितना काम किया, कितने राशि का काम किया, आने वाले दिनों में आपका क्या प्रोजेक्ट्स है। अगर आप बोल रहे हो ये प्रोजेक्ट हो तो ये प्रोजेक्ट क्यों है, कहाँ से आया, इसका इम्प्लीमेंट कहाँ करोगे, इसका बेनिफिशियरी क्या रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, आउटकम 100% होगा उसका कौन गारंटी लेगा। ये सब चीज़ हमको ऑन पेपर पूरा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना होता है। हम हमारा प्रोजेक्ट देते हैं, ऐसे कोई सारे NGO होते हैं वो खुद के भी प्रेजेंटेशन देते हैं। फिर कंपनी डिसाइड करती है कि अगर कंपनी का एक बजट होता है कि अगर ये बजट है तो ये बजट के अंदर ये हमें करना है, तो वो कंपनी उस NGO को ये CSR फंड देती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन कंपनीज के साथ कैसे होता है? मतलब आप लिंक्डइन से कनेक्ट करते हो या उनके वेबसाइट पे लिंक्डइन होता है, उनकी वेबसाइट है, बड़ी बड़ी कंपनियों की वेबसाइट के अंदर CSR कॉलम होती है, उसके अंदर हम अप्रोच कर सकते हैं, मेल के थ्रू कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं, रिवर्ट बैक मेल आ जाएगा, कोई कंसर्न पर्सन हो उससे बात कर कर उनके साथ मीटिंग फिक्स कर कर उनको हम, ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि फिज़िकल मिलना वो एक काफ़ी सारी ज़्यादा चीज़ इम्पैक्ट करती है। कि मेल में अगर मैंने कुछ लिखा सामने वाला वही समझे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा जो आप बता रहे हो उसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? अभी आज किसी को कुछ ऐसा अच्छा कार्य करने की मतलब इच्छा होती है तो वो कैसे कर सकें? उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करना पड़ता है या कैसे वो प्रोसेस क्या होता है किसी को भी स्टार्ट करना हो इस चीज़? अगर आपको शुरुआत में हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस मुकाम तक पहुँचेगा और इससे आगे भी बढ़ने का सोचा नहीं था, तो उस टाइम पे तो हमने कोई रजिस्टर या ऐसा कुछ करवाया नहीं था। तो हम ऐसे ही चलाते थे कि हमारी स्टडी ख़त्म होगी तो सब फ्रेंड्स अलग अलग क्षेत्र में और मैं भी खुद मेरा प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा, तो मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं वो तय नहीं था। रजिस्टर करने के बाद ये तय हो जाता है कि आपको ये करना पड़ेगा। तो आपको अगर रजिस्टर करना है तो उसके पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा कि ये रजिस्ट्रेशन के लिए करना है। आपको ऐसा नहीं कि अगर एक महीना कर लिया और मज़ा आ गई या फिर कर लिया तो चलो रजिस्टर करा ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा लंबा सोचना चाहिए। आपके पास टीम है उसके बारे में सोचना चाहिए, वो टीम के साथ डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन करना चाहिए कि अगर ये हम सोचने का प्रयत्न कर रहे थे क्या हम लाइफ टाइम या 5 साल या 10 साल के लिए कर पाएंगे। हर एक का अगर कमिटमेंट वर्क के लिए डेडिकेटेडली है तो करना चाहिए, क्योंकि कुछ साल के बाद हम ऐसे भी सोच देखते हैं कि फिर रजिस्टर है पर काम कोई कुछ नहीं होता और फिर हर एक लोग हर एक में बिजी हो जाते हैं। तो उसके अंदर ट्रस्ट रजिस्टर हो सकता है। दूसरा है सेक्शन 8 कंपनी भी रजिस्टर हो जाती है। सेक्शन 8 कंपनी गवर्नमेंट सब NGO की तहत ही बेनिफिट देते हैं, पर उसके अंदर कंपनी रजिस्टर होती है। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही होता है पर कंपनी सेक्शन 8 के लॉ के अंदर होती है। तो ट्रस्ट बना सकते हैं और सेक्शन 8 कंपनी, हम 2 चीज़ रजिस्टर करा सकते हैं। फ़र्क क्या होता है दोनों में? ट्रस्ट के अंदर ऐसा होता है कि आपको फैमिली में से कोई भी एक अगर मैं हूँ तो मेरे फादर वो ट्रस्ट के अंदर कोई पोजीशन में नहीं रह सकते और हमको 5 या 7 ट्रस्टी रखने पड़ते हैं। तो वो बोर्ड बनाना कंपलसरी है। अगर हमको बंद करना है या कोई रिफॉर्म करना है, किसी को चेंज करना है, तो कोई एक की भी ना आ गई तो हम वो नहीं कर सकते। तो उसके लॉ थोड़े कठिन हैं और बहुत सालों से बनाए हुए हैं, तो उसमें ये कठिनाइयाँ आती हैं। सेक्शन 8 कंपनी में ऐसा है कि सारे बेनिफिट वही होते हैं। अभी देखते हैं ना कि ट्रस्ट ऐसा एक माइंडसेट हो गया है कि कोई दूसरा काम करने के लिए लोग ट्रस्ट बनाते हैं। तो ट्रस्ट की तरफ इसके लिए ऐसा देखने का तरीका हो जाता है कि अच्छा काम सेकेंडरी प्रायोरिटी होता है,
पर दूसरा और कोई काम चलता होगा तो ट्रस्ट कर दिया होगा, या फिर करना होगा तो ट्रस्ट बनाया होगा। सेक्शन 8 ऐसी बात है कि सेक्शन 8 कंपनी के अंदर आपको, आप जैसे आपकी खुद की कोई कंपनी हो वैसे ही आपको कंपनी चलानी होती है। आपको हर साल रिटर्न फाइल करना होता है, आपकी जो सीए की ऑडिट होती है वो होता है, हर एक चीज़ आप कंपनी चलाते हो वैसे ही सेक्शन 8 कंपनी है। सिर्फ इसके अंदर आपको कोई टैक्स नहीं लगता, वो एनजीओ है तो आपको कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसा ट्रस्ट है वैसी सेम चीज़ है। सिर्फ फ़र्क इसमें है कि इसके अंदर आपका रूल्स, इसके अंदर भी रूल्स टफ है, पर रूल्स आपके खुद के लिए टफ है, आपके लिए अच्छा है कि ये सब चीज़ आपको मेंटेन करनी चाहिए। इसीलिए तो आपने ट्रस्ट यार सेक्शन 8 आप रजिस्टर किस लिए कर रहे हो? आप ये सब चीज़ों में तो आपको क्लीन रहना ही चाहिए। अगर आप समाज को क्लीन करने की बात कर रहे हो और आप खुद क्लीन नहीं होगे तो उसमें कोई मतलब नहीं है, तो उसकी वजह से वो अच्छा है। रुक्मिल जी, इसी बात पे एक मुझे सवाल था कि मान लो कोई भी यंग लड़के को या लड़की को अभी ऐसा फुल टाइम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करना है, सो आपको लगता है कि वो वायबल है, क्या वो पॉसिबल है इंडिया में? क्योंकि एक होता है कि फैमिली सपोर्ट करने के लिए कुछ फाइनेंशियली भी आपको कंट्रीब्यूट करना होता है, या कोई भी हो जो करना चाहता है, तो अभी इस फील्ड में क्या ये पॉसिबल है कि वो फुल टाइम सोशल एंटरप्रेन्योर बन के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? फुल टाइम हो सकता है अगर आप सोचना चाहो कि डेडिकेशन के साथ अगर मुझे ये फील्ड के आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि अगर वो आप कर लो तो आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके अंदर से आप आपके जीवन ज़रूरियात के लिए जो चीज़ ज़रूर है, आपके फैमिली के लिए जो ज़रूरत है वो भी कर सकते हो, और उसके अंदर जो बचता है उसके अंदर आप वही पैसों से वापस सोशल के लिए कोई ना कोई काम के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हमने फूलों में से अगरबत्ती वाला सुना था, तो वो भी एक सोशल इम्पैक्ट है। तो वो सोशल एंटरप्रेन्योर है कि उसने कोई ना कोई चीज़ जो जा रही थी उससे उन्होंने वेस्ट में से बेस्ट किया और उसमें रेवेन्यू जनरेट कर उसका फैमिली भी चला रहा है। ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण हैं अगर हम देखने जाए तो। ऐसा कोई यूनिक आइडिया, और आजकल तो भारत देश यूनिक के लिए काफ़ी जाना जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और स्टार्टअप्स के लिए। तो ऐसा कोई क्षेत्र में जाकर दोनों चीज़ कैसे हो सके वो। सो रुकमिल, आप अभी बोल रहे थे कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत है, बट अब तो आपने इतनी क्रेडिबिलिटी देश के लिए भी और मतलब आपकी संस्था के लिए, पेरेंट्स के लिए, आपके सोसाइटी के लिए बिल्ड कर ली है। बट आपने थोड़ा पीछे जाते हैं आपकी लाइफ में कि जब आपने स्टार्ट किया था छोटे 100 रुपीज़ कलेक्ट करके, आपने जो बोला था, तब आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? मतलब तब यूजुअली पेरेंट्स चाहते कि बच्चा सेटल हो जाए, नॉर्मल इंजीनियरिंग करे, डॉक्टर बने, या कोई ऐसी ट्रेडिशनल फील्ड में आगे बढ़े। ये काफ़ी ही नॉन कन्वेंशनल चीज़ है, मतलब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप यूजुअली कोई सोचता नहीं कि इसमें आगे बढ़े। तो तब उनका रिएक्शन, और तब उन्होंने क्या बोला था आपको? ये सोच पहले से इतनी रही है कि जो चीज़ करनी है वो सब चीज़ करने के बाद अगर मेरा फ्री टाइम में ये चीज़ में यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला तो बहुत अच्छी बात है कि फ्री टाइम में कोई और चीज़ ना करते हुए समाज को कैसे उपयोगी होना, समाज के अपलिपमेंट के लिए कैसे हम कोई ना कोई कार्य कर सके, वो उन्होंने देखा। और जैसे जैसे करते गए तब उन्होंने देखा कि मेरा वो काम के प्रति लगाव, वो करने के बाद खुशी, ये सारी चीज़ देखकर पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए कि अगर ये काम कर कर वो खुश है और उसके अंदर वो जो चीज़ ज़रूरी है, वो सब चीज़ जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ करने के बाद अगर ये चीज़ कर रहा है, तो वो पेरेंट्स के लिए भी मेरे बहुत गर्व का विषय है। तो उसकी वजह से उनका साथ सहकार बहुत पहले से बहुत मिला है, तो उसी की वजह से अगर मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ज़रूर ज़रूर। मतलब यही जो छोटी छोटी बातों से जो आपने शुरू किया था, छोटी चीज़ करते हैं, छोटी चीज़ करके अब इतने स्केल पे बड़ी हो चुकी है, जो बहुत ही बड़ी बात है। Yes, उसी में डेफिनेटली। रुक्मिल भाई, ये जो इतना आप इनोवेटिव सॉल्यूशन ला रहे हो, अलग अलग आपके इनिशिएटिव्स जो चल रहे हैं, तो इसमें से ऐसा कोई यूनिक एक दो इनिशिएटिव्स हो जिन्होंने सही बहुत ही बड़े स्केल पे इम्पैक्ट किया हो, जिसके बारे में आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहें, और फिर उससे क्या एक्चुअल इम्पैक्ट हुई है सोसाइटी में, वो अगर आप बता पाएँ। वैसे तो पिछले 1-2 साल से हमारा पूरे साल का कैलेंडर फिक्स रहता है, पर उसमें से मैं आपको 1-2 प्रोजेक्ट्स बताऊँ तो पहले मैं आपको बात करना चाहूँगा प्रोजेक्ट प्रोग्रेस के बारे में।
प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एकमात्र ऐसा ये प्रोजेक्ट है जो गुजरात में वडोदरा में चल रहा है और वो भी बड़ौदा यूथ फेडरेशन चला रहा है। और वो ये प्रोजेक्ट की अगर किसी को बात रखी हो तो नगर प्राथमिक शिक्षण समिति जो बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड, उन्होंने आईआईएम में जब रिप्रेजेंट किया था बोर्ड को, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट की बात वहाँ पर की थी कि वडोदरा में एनजीओ है जो ऐसा प्रोजेक्ट चला रही है। तो इसके प्रोजेक्ट के अंदर ये है, छोटी चीज़ है ये भी, पर इम्पैक्ट बहुत बड़ी है। हम हर रोज़ स्कूल जाते हैं, हम ऐसा तो होता है कि कॉलेज में भी अटेंडेंस प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा रहता है। हमने अभी 4 स्कूल, पहले 6 महीने हमने एक पायलट प्रोजेक्ट एक स्कूल में चलाया था, जिसके अंदर हमने देखा कि हर एक बच्चे, जो महीने में बच्चा सबसे ज़्यादा अटेंडेंस हो उसको हम गिफ्ट देते थे। एक इंसेंटिव क्रिएट करते यस, थे एक किस्म। सरकारी स्कूल मतलब देखे ना, गवर्नमेंटल स्कूल का एक मेंटालिटी, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी हो गई थी कि टीचर्स आते हैं घर से खाना लेकर वही करते हैं, बच्चे बच्चों का काम करते हैं, टीचर्स उनका काम करते हैं। ये मेंटालिटी बहुत गलत है, ऐसा होता नहीं है। अभी अगर देखने जाए तो स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। पर अगर स्टूडेंट्स आएंगे नहीं तो टीचर्स भी क्या करेंगे? तो ये दोनों तरीके से सोचने का था। तो उसी टाइम पे सोचा कि क्या हो सकता है कि जैसे हम उनको डायरेक्टली नहीं बताकर इनडायरेक्ट वे में कैसे कर सकें, अटेंडेंस कैसे Yes, बढ़ा बढ़ा सकते हैं सके। अपना कि बोलो तो ये सोचा कि हमने वहाँ पर जाकर बच्चों से बात की, तो बच्चों ने बोला ये तो बहुत क्रिएटिव है। इंटरनल देखते हैं ना कि हम कोई चीज़ देखने जाए तो बैट लगाते हैं कि चलो अब ये कर, आप कर रहे होंगे तो चलो मैं पहला नंबर में लाऊंगा। तो वो देखा पूरा। तो हमने एक शुरुआत की 6 महीने। तो जो हर महीने हम जितने भी बच्चे आते थे उनको 100% जिसकी अटेंडेंस हो हर एक को गिफ्ट देते थे, वो फिर कोई भी काउंट हो। और गिफ्ट भी क्या देते थे? कंपास बॉक्स हो, लंच बॉक्स हो, स्टेशनरी किट हो, ड्राइंग बुक हो, जो चीज़ उसको पूरे साल में एजुकेशन में हेल्प होने वाली है। तो वो अगर उस कार्यक्रम में लेकर जाएगा तो उसके अंदर बताएगा, क्लास में अगर जाएगा तो मुझे क्या मिला भाई। सब लोग पूछेंगे अगर यार मेरी 3 छुट्टी हो गई, मेरे को नहीं मिल पाई, आपको क्या मिला? मैं लंच कल से इस बॉक्स में लाऊंगा, लंच बॉक्स मिला है, अगले महीने में भी गिफ्ट लाऊंगा। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बिल्डअप हुई। 6 मंथ के बाद हमने देखा तो 10% एजुकेशन रेशियो बढ़ा और 13% अटेंडेंस रेशियो बढ़ा। और फिर हमने और 3 स्कूल एडॉप्ट किए और अभी 4 स्कूल एडॉप्ट किए हैं। और 50%, 100% अटेंडेंस 50% स्टूडेंट्स लाते हैं और 80% स्टूडेंट्स 85% से ज़्यादा अटेंडेंस होती है। और स्कूल का एजुकेशन बहुत ही बढ़ गया है, वो खुद एक्टिव होते हैं। अभी हमने पूरे साल के अंदर हमने वो प्रॉमिस भी की थी कि अगर हर एक पूरे साल में जो जिस बच्चे का 100% होगा उसको हम कुछ बड़ी गिफ्ट देंगे। तो अभी हमने एक स्कूल में से काउंट मंगाया, उस स्कूल की स्ट्रेंथ है 1400 और उसमें से 400 स्टूडेंट्स ने 100% एक भी दिन, पूरे साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली थी। मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंस रहना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और वैसे भी खास करके एजुकेशन में, वो भी स्कूल में क्योंकि हम खुद भी ऐसा रहता है कि हमको भी ब्रेक चाहिए कि अगर बीमार हो गए, बुखार आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, तो अगर थक गए हैं लेट तो दूसरे दिन नहीं जाना, एक दिन से क्या फ़र्क पड़ेगा। पर ये हमारा इम्पैक्ट बहुत बड़ा हुआ है और इससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ है, तो हमारे लिए एक बहुत संतोष की बात है। दूसरे एक प्रोजेक्ट की बात करना चाहूँगा। तो कोरोना के टाइम पर यह प्रोजेक्ट स्पार्क हुआ था कि जब सब चीज़ बंद थी और वडोदरा का कल्चर नवरात्रि और उसमें भी गरबा वर्ल्ड फेमस है, तो हर नवरात्रि में गरबा तो होते हैं। तो कोरोना के टाइम पे सब बंद था, तो गैदरिंग बंद था, तो गरबा भी बंद हो गए। तो नवरात्रि हम कैसे उसको सेलिब्रेट करें? तो हमारे रिचुअल्स देखो तो नवरात्रि के टाइम पे हम कुंवारिका, जो छोटी बच्ची होती है, उन पर घर पर लाते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, उनको ऐसा मानते हैं कि साक्षात माता जी उनमें है और उनकी हम पूजा करते हैं। तो हमने ये चीज़ पब्लिकली शुरू की। हमने पब्लिक गैदरिंग में उस टाइम पे पब्लिक प्लेस में 21 कन्याओं को लाकर उनके पैर धोने, उनके खिलाने, उनको गिफ्ट देना, उनको कोई सरकारी योजना का लाभ देना, ये पूरी चीज़ की। आज 5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए। अभी तक हमने फिर 2-3 साल पहले ऐसा सोचा कि हर रोज़ हम अलग अलग लड़कियों को लाते थे। ऐसा नहीं कि एक बार 21 लड़कियाँ 31 लड़की आ गई तो हर रोज़ वही होगी। हर रोज़ अलग अलग, और वो लड़कियों भी कौन सी, जो रूरल एरियाज़ के, सेवा बस्ती के,
वहाँ से बच्चियों को लाती है, वहाँ उनको लगता है कि हमारा सम्मान हो रहा है, तो उनको एक प्राउड फील होता है। और वो हर एक बच्चियों को हमने एडॉप्ट कर लिया है। आज हमने 250 से ज़्यादा बच्चियों को एडॉप्ट किया है। पूरे साल के अंदर उनको एजुकेशन हो, स्टेशनरी किट हो, वाटर बॉटल, बैग, हर एक चीज़ हम देते हैं। तो ये भी एक हमको देखते, अब इस साल भी अब नवरात्रि आने वाले हैं। अब सोशल मीडिया के माध्यम से देखना, वडोदरा शहर में मिनिमम 25 से ज़्यादा जगह पर कुंवारी का पूजन शुरू हो गया है। जो हमारे एक्चुअल रिचुअल्स थे, आज लोग घर घर में करने के लिए प्रेरित हुए। मैं ऐसा बड़प्पन नहीं कहना चाहूँगा कि मेरे वजह से हुआ है, पर ऐसा रहता है कि अगर हमने इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ देखी तो हमको ऐसा होता है ये चीज़ मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। पर ऐसा है, पर वो चीज़ दिखनी तो भी तो चाहिए ना, तो वो दिखाएगा कौन? शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी ना। तो शुरुआत की, तो अभी वो भी चल रहा है। बहुत ही बढ़िया रुक्मिल जी। तो ये जो आपने बोला कि कुंवारिका में लड़कियों के पूजन होता है, तो एक तो मान लो कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन उसके सिवा और कोई इम्पैक्ट जो आपने देखा हो इन रूरल एरियाज़ के लड़कियों पे डायरेक्ट आता हो इनके? क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़, सिर्फ रूरल नहीं, इवन अर्बन लिविंग में आप देखें लोग उससे स्ट्रगल करते हैं, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते, डाउट, सेल्फ डाउट करते हैं। तो एक है कि ऑफ कोर्स आप उनकी पूजन कर रहे हो तो उनको वो आए, लेकिन वो जो सेल्फ डाउट के साइकिल से बाहर रहना या उनको रियल गाइडेंस डे टू डे बेसिस पे मिलना, उस एरियाज में आप ये एक्सपैंड हो रहा है अभी, या किस तरह की? जब आप कहते हैं कि आपने अडॉप्ट किया एक लड़की को, मान लो आपने एक लड़की को अडॉप्ट किया, तो A to Z उनमें क्या आप उनको हेल्प करते हैं? और दूसरा कि कोई और युवा है जिनको इस चीज़ में ज्वाइन होना है, उनको खुद से, मान लो जो 30s में अभी है युवा, 28 to 34 35 एज के, अगर मान लो उन्हें एक दो लड़कियां इस तरह से अडॉप्ट करनी हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? और उसका रियल इम्पैक्ट वो कहाँ देख सकते हैं लड़कियों में, वो क्या हो? जैसे कि हम बता रहे थे कि हमारी एक कुंवारी का पूजन जो इवेंट होती है, उसमें शहर के हर एक प्रतिष्ठित आदमी आते हैं, जैसे कि पुलिस कमिश्नर हो, मेयर हो, सोसाइटी के अलग अलग लोग उसके अंदर पार्ट लेते हैं। तो वो जब कुंवारिका का पूजन करते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं। तो उस दौरान बोलते हैं कि नाम क्या है, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो। तो कई कई लड़कियां होती है जो बताने में थोड़ा हिचकिचाहट रखता है, पर उनको अभी ऐसा हो गया है वो इंग्लिश में आंसर देने लग रही है। यस। और हमको लगता है कि अगर ये नहीं कर पाती, पर ऐसी चीज़ें उनका सेल्फ मोटिवेशन हाई करने में बहुत इम्पैक्ट लाती है। कि अगर 31 बच्चियाँ बैठी है, उनको हम गिफ्ट दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तो 3 बच्चियाँ लाइन में आकर वो ले रही है और एक अलग से लेने आएगी, तो एक को पता है कि 3 लाइन में खड़ी है, मैं आगे नहीं ले जा सकूँगी, वो भी एक आकर लाइन में ही खड़ी रहेगी। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो उसको पता नहीं चलेगा। अगर हमने खाने के लिए थाली दी है तो थाली ओपन कर कर ख़त्म हो गया, अगर कुछ रहा है तो उसको वापस बंद कर कर ले जाना। ये चीज़ 3 लोग कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे, तो उसको पता चलेगा। तो ये एक चीज़ पता चलना, कभी कभी ऐसा होता है आपकी लाइफ में भी और हमारी लाइफ में कि छोटे हम होते हैं तब ऐसी कोई चीज़ हो जाती है हमारे साथ कि वो जीवन भर के लिए हमारी आदत सी बन जाती है। सही बात है। और ये चीज़ ऐसी होती है जो वो लोग के लिए आदत बन जाती है। जैसे कि आपने बताया कि अगर इसके अंदर जुड़ना है तो हम जब जब हमारी ये इवेंट आती है तब हम वडोदरा शहर के सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं और उसके माध्यम से हम लोगों को जुड़ने का प्रयास करते हैं। हम जितने लोग हमसे जुड़े वही हमारी एक आस है कि लोगों को जोड़ना और उसके अंदर उनको क्या करना है। तो जैसे कि हमने बच्चों को एडॉप्ट की है, तो पूरे साल में अगर जनवरी है तो उनको उस टाइम पर पतंग देना, अगर मार्च है तो उसके टाइम पर उनको स्लीपर्स या गर्मी है तो वो देना, फिर अगर जून आ रहा है तो स्कूल स्टार्ट हो रही है तो उनको बुक्स देना, फिर वाटर बॉटल देना, बैग्स देना, लंच बॉक्स देना। ऐसी चीज़ जो लाइफ के लिए उनको रोज़ बरोज़ की क्रिया के लिए जो उपयोग हो, जो देने से उनका हेल्थ या एजुकेशन कोई ना कोई चीज़ में हम सुधार ला सके, उस चीज़ों को देकर हम उनको एडॉप्ट करते हैं। और हम एडॉप्ट करने की वजह से उनको ये चीज़ देते हैं जिससे उनकी लाइफ में हेल्थ बेनिफिशियरी या एजुकेशन, ये 2 चीज़ में फ़र्क होता है। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तब हमारे लिए ये 2 चीज़ बहुत मायने रखते हैं, हमको हेल्दी रहना और हमारा एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ के लिए हम प्रयास करते हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिसको भी जुड़ना है, ये चीज़ हम करते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू उसमें जुड़ सकते हैं। क्या है आपका हैंडल? बड़ौदा यूथ फेडरेशन के नाम से इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर हैंडल है। कि
आपका ऑलरेडी जो सोशल एंटरप्राइज है काफ़ी बड़ा हो गया है, मतलब एक स्टेज पे पहुंच चुका है, लेकिन स्काई इज़ द लिमिट लोग बोलते हैं। तो आपके क्या थॉट्स है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स आपके सोशल एंटरप्राइज के लिए क्या है, आप कहाँ किस तरह बढ़ना चाहते हैं? मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हमारे बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए रहे हैं, तो मैं तो ऐसा ही सोचना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं आपको इसके तहत एक स्टोरी बताना चाहूँगी कि हमने एक बच्ची अडॉप्ट की थी। वो आज अगले साल सीए के लिए प्रिपरेशन करने वाली है। तो अगर हमने 9th से उसको लिया था तो वो 10th में गई, 10th से 11th 12th थ्रू आउट उसके परसेंटेज 90+। तो हम मानते हैं कि भगवान की हम निमित्त हो गए कि हम उसको ये मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमारा माध्यम भगवान ने तय किया होगा। तो ऐसे यही स्कूलों में से निकल कर कोई अच्छा सिंगर बने, कोई अच्छा डांसर बने, कोई एरोनॉटिक्स में जाए, कोई अच्छा इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, और ये सब लोग यहाँ से निकल कर भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अगर कोई कर्मभूमि ये बनाए तो ये वडोदरा होनी चाहिए। और वडोदरा से ऐसे बच्चों पूरे देश भर में अब्रॉड जाए, कहीं पर भी जाए, पर अगर उसको पूछे कि आप कहाँ से आए हो तो वो वडोदरा से आया हुआ सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ वो बच्चा होना चाहिए। वाह, काफ़ी क्लियर और बहुत ही एप्ट विजन और गोल है आपका, बहुत ही बढ़िया, काफ़ी इम्प्रेसिव था ये, मतलब इतनी क्लैरिटी इस एज पे होना काफ़ी इम्प्रेसिव है, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये जानना था कि आपको ऐसे, मतलब आपने जो बताया कि एक लड़की है जिसको आप 9th स्टैंडर्ड से हेल्प करते करते जा रहे हो, आज वो सीए बनेगी शायद फ्यूचर में, तो ऐसा जान के आपको अगर आप शब्दों में बता पाए तो कैसी खुशी महसूस होती है? पहली बार हम जब किसी को ऐसी मदद करते हैं, काफ़ी सारे बच्चों हैं जिसकी हम ऐसे मदद करते हैं, तो हमारा जो हमारी टीम है तो स्कैन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। लोग को ऐसा लगता है यार देना है तो इतना सारा क्यों पूछते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलत चीज़ों में चला जाए तो अगर वही चीज़ अच्छे हाथों में जानी चाहिए थी, ऐसा हमको एक थॉट हो जाता है कि अरे गलती हो गई। तो हम उनके घर खुद विज़िट करते हैं, घर पर जाकर मिलते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पढ़ने की बहुत इच्छा होती है पर पेरेंट्स ही पढ़ने के लिए ना बोलते कि नहीं आपको नहीं पढ़ना है, क्या ज़रूरत है, नहीं पढ़ना है, बंद कर दो। तो हम मिलते, उनको मोटिवेट करते हैं कि क्यों, आपकी बच्ची या बच्चे में कैलिबर है, वो कर सकता है। आप अगर फाइनेंशियली स्टेज के लिए अगर उनको ना बोल रहे हो तो उसके लिए हम कोई ना कोई सपोर्ट करेंगे। अगर हम 100% नहीं कर पाएंगे तो हम कोई कर सके और आपको मिल सके, उसके अंदर ब्रिज बन सकते हैं, पर आप उसकी वजह से ब्रेक डाउन मत कीजिए। तो वो करने के बाद हम सोचते हैं कि कई सारी चीज़ जीवन में ऐसी होती है कि हमारे जीवन में नहीं हुई है, क्योंकि हमारे जीवन में अगर हम 9th स्टैंडर्ड में हैं तब ऐसा कोई नहीं बोल रहा था कि चल तेरे को कहाँ दिक्कत है, ये है तो मैं बैठा हूँ। हमारे पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, वो अलग बात है, वो तो हमारे साथ लाइफ टाइम रहने वाले हैं, पर वो उससे बाहर हटकर ऐसा कोई आदमी जब बोल जाता है तो हमारी लाइफ में बहुत अलग इम्पैक्ट होता है। तो वैसा करने के बाद अगर वो चीज़ हमने की थी कि अगर चलो 1% भी हम सक्सेस हो गए तो हमारे लिए ये चीज़ की हुई थी वो अच्छी रही। तो जब ऐसी चीज़ होती है तो हमें 1% नहीं, हम 100% श्योर हो जाते हैं कि हमको ये चीज़ करनी चाहिए। बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ है। रुक्मिल जी, आप इतने टाइम से ये जो सोशल वर्क का काम जो कर रहे हैं, तो मान लो आप अभी फिर से कॉलेज में हो, आप अपने कॉलेज में जब आप थे आप उस रुक्मिल से मिल रहे हो, तो कुछ एडवाइस जो आप उनको देना चाहोगे? अभी आपने जो प्रोसेस किया है वो अब आप जानते हैं, एक्सपीरियंस है, तो अब अगर कॉलेज वाले रुक्मिल को कुछ आपको टिप्स देनी हो, एडवाइस देनी हो, तो वो क्या होगी? मैं तो ये मानना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं हर एक लोग को, यंगस्टर्स को खास बोलना चाहता हूँ कि यंग लाइफ ऐसी होती है कि हमको ऐसा होता है हम वीकेंड्स को आउटिंग के लिए जाए, मूवीज़ के लिए जाए या मौज मस्ती के लिए घूमे फिरे, वो हर एक चीज़ वो लाइफ होती है वो करना चाहिए, पर ऐसी भी चीज़ करनी चाहिए जो हमारे लिए, हमको सब मिला है, फिर कोई ऐसे लोग हैं जिसको कुछ नहीं मिला तो उसको हम क्या दे सकते हैं। ये एक मैसेज के साथ हर एक लोग को एक महीने के अंदर एक संडे होता है या फिर कोई भी राशि होती है, आपको जो भी ठीक लगे, पर आपके माध्यम से कोई एक के जीवन में भी बदलाव आया तो आपका जीवन सफल है ये पृथ्वी लोक पे प्रागट्य होने के लिए।
वो चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा होता है कि ग्रुप है आपका, तो आपको अकेले के नहीं, आपको ग्रुप के साथ आगे बढ़ना है। तो सब आप अगर देखोगे तो हमने ये संडे शुरू किया, तो संडे को हमने एक्टिविटी की, पर एक्टिविटी के साथ साथ हम हर एक दोस्त मिले भी खरी, और वहाँ पर हमने हमारी दोस्ती भी एंजॉय की। वो एक मिलने का भी तरीका उस हिसाब से बना लिया था कि साथ में एक्टिविटी भी हो और हमारा मिलना भी हो जाए। फिर वहाँ पे चाय पी ली और चाय पे चुस्की लगा ली और मस्ती कर ली। तो वो भी एक बात होती है कि वहाँ पर हमारा एंजॉय तो हम कर सकते हैं, पर उसका तरीका अगर बदले तो हमारा एंजॉय भी हो सकता है और दूसरे का भी एंजॉय हो सकता है। एंड आई हैव अनदर थिंग जो आपने बार बार बोला, तो आपका गांधी जी का कोट था कि बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो अब उसके साथ मेरे को एक क्वेश्चन था, अगर आपको गांधी जी के साथ डिनर करने का मौका मिले तो आप उनसे क्या सीखेंगे, क्या बात करेंगे? और एक क्वेश्चन आपको पूछना हो उनसे, तो क्या होगा वो क्वेश्चन? मेरा बात करने का अगर मुझे मौका मिला हो और वो फेस में हम जाए, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि धैर्य, जीवन के अंदर हमको कितनी भी मुसीबत आए या तकलीफ आए, हमको धैर्य कैसे रखना, और अकेला धैर्य रखकर भी कुछ नहीं होता। धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ना, और जो चीज़ मुकाम पे हमको पहुंचना है वो पहुंच के ही हमको आराम से बैठना है। वो चीज़ कैसे लाइफ में लानी, अगर ये एक चीज़ किसी के भी लाइफ में आ गई तो वो एक, कहते हैं ना कि पूरी लाइफ बदल देता है। तो ये लाइफ चेंजिंग मेरा क्वेश्चन रहेगा कि उनके पूरे जीवन के अंदर इतने सारे संघर्ष आए, फिर भी उन्होंने धैर्य रखा, एक ना एक दिन ये होगा, वो एक आस रखी, प्रयत्न चालू रखा, और वहाँ पहुँचने के लिए लड़त भी चालू रखी धैर्य के साथ, और वो करते गए और वो हासिल करके भी वो ठाने। बहुत ही सही बात बताई। मतलब कभी कभी अपने को वही लगता है कि जीने के लिए बहुत बड़ी गाड़ी, बड़ा घर तो ही खुशी होती है। आपने जो बताया, छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत खुशी दे सकती है। और ऑफ कोर्स किसी और को हेल्प करके उसका भला, उससे अच्छी खुशी कहीं नहीं मिल सकती। सो ये आपकी जर्नी काफ़ी रोमांचक बोलो या इंस्पिरेशनल बोलो, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाली है। तो अगर आप कोई यूथ है जो अभी स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए वो बहुत ही कि इतना सारा करना पड़ेगा, मुझे इतनी सारी जगह टाइम देना पड़ेगा, तो अगर कुछ छोटा 3 एडवाइस आप दे सकते हो यूथ को कि अगर वो स्टार्ट करना चाहता है और बेसिक चीज़ से कर सकते हो, वो क्या होगी? मतलब वो 3 एडवाइस आप दे पाओ। 3 एडवाइस ऐसी है, पहली तो आपका टाइम जितना भी है तो आपको स्केड्यूल करो कि आपका पूरा टाइम प्रोफेशनल वे में जा रहा है, आपको वर्क को लेकर, लाइफ को लेकर डेडिकेटेड है, वो होना चाहिए। पर क्या हफ्ते में एक दिन में से 1 घंटा या 2 घंटा मेरा सोशल काम के लिए जा सकता है और मैं दे सकता हूँ? अगर मैं 2 घंटा इंस्टाग्राम पे रील देखूँ, उससे अच्छा 2 घंटा किसी को मिलकर आऊँ, कोई ऐसे बच्चों से मिलूँ, कोई ऐसे जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ जाकर उसको कुछ सीख दूँ, कुछ पढ़ाऊँ, या कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, प्लास्टिक फ्री के लिए कहना चाहूँगा कि प्लास्टिक को बचाने के लिए एक नाना तरीका होता है, छोटा सा तरीका होता है कि अगर हम हर रोज़ जहाँ पर भी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, क्या हम उसको रिसाइकल करने का तरीका कर सकते हैं। अगर हमारे घर पर बैग है तो वो हम क्या उनको बता सकते हैं कि अगर आप रिसाइकल वाली बैग लेकर जाए, या फिर प्लास्टिक है तो उसको अच्छी जगह पर थ्रोन करें, या उसका यूटिलाइजेशन है वो कम करें। तीसरा ऐसे है कि हमको करना होता है पर हम माध्यम नहीं ढूंढ पाते। ऐसा होता है कि मुझे करना है पर मैं कहाँ जाके करूँ, क्या करूँ, किसको दूँ, कैसे दूँ। तो जैसे हमको कुछ खाना होता है तो तब हमें ये सब चीज़ें पता नहीं चलती। हमारी गाड़ी शुरू हो जाती है, जहाँ जाना है वहाँ चली जाती है, वहाँ पर हम खा लेते हैं और अच्छे से सुकून पाते हैं। तो वही चीज़ अगर ये आप करने की ठानोगे, छोटी सी कोई भी छोटी सी चीज़, अगर आप कुछ खा रहे हो, आपने उतनी ही चीज़ और एक ज़्यादा ले ली, और आप जा रहे हो और आपको लगा कि इसको अगर देना चाहिए, और उसको अगर दे दी, तो वो चीज़ आपके लिए ऐसा हो गया कि वो काम की शुरुआत हो गई। ऐसी करते करते आप कब क्या काम कर डालोगे, उस आपकी सोच उस तरफ से कैसे डेवलप हो पाएगी, वो आपको समय बताएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि ये सोच मेरे में ऐसे डेवलप हुई है। बहुत ही बढ़िया। रुक्मिल जी, अभी अगर किसी युवा को आप जो काम कर रहे हो उसके बारे में ज़्यादा जानना हो या आपसे कांटेक्ट करना हो,
तो वो किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि क्लियरली जिसे भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें आपके पास बहुत ही एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ सिखाने को भी है, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी सोशल मीडिया के माध्यम से आप जुड़ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम शाहरुख मिल के नाम से है। ट्रस्ट का बड़ौदा यूथ फेडरेशन के नाम पे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर सब पर है। उसके साथ आप जुड़ सकते हो। साथ में हमारा प्रोजेक्ट एक चलता है जॉयकेशन, जो वैकेशन के टाइम पे वडोदरा शहर की अलग अलग यूनिवर्सिटी में से हमारे एनजीओ में इंटर्नशिप के लिए आते हैं, और हम उसके अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाते हैं कि जॉयकेशन, वैकेशन के अंदर बच्चों को हैप्पीनेस मिले और वैकेशन भी उनका पास हो, वैसा हम करिकुलम एक डिज़ाइन करते हैं। और वो करिकुलम हम एक साथ 10 सेंटर खोलते हैं, वो पूरे 1 या 2 महीने के लिए। हर संडे को शाम को 6 बजे 10 सेंटर पर ये चीज़ होती है। और वहाँ पर पढ़ाने के लिए कौन जाता है? तो जिसने, जैसे आपने बताया कि किसी को जुड़ना है तो वो आता है, वो वहाँ पर पढ़ाता है। हमारे टीम में से 2 लोग वहाँ पर रहते हैं, पर वहाँ पर 2 इंटर्न भी रहते हैं। 4 लोगों की एक सेंटर पर टीम रहती है। तो आज अगर आपने कुछ सीखा है, हम हमारी हर एक की लाइफ में, आपने जैसे बताया मैंने बहुत ये फील्ड में सीखा है, हर एक लोग कोई ना कोई फील्ड में कोई ना कोई चीज़ तो सीखता ही है। अगर हम वो चीज़ किसी और को सिखाने में अगर हम कामयाब हो गए, तो हमारे लिए वो सीखा हुआ पल हमारे पास ना रहकर दूसरे को सिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमने जो सीखा, कई बार ऐसा होता है कि मुझे अगर ये चीज़ आ गई पर मुझे उतनी आई, अगर मैंने आपको सीखा है शायद वो आप मेरे से अच्छा भी कर सकते हो। तो उस टाइम पर अगर आपने किया तो सबसे ज़्यादा खुशी आपके घर वालों के बाद मुझे होगी कि इसको ये चीज़ मैंने सिखाई थी। वो हम किधर बताने नहीं जाते, पर वो जो इंटरनल सोल को बोलते हैं ना, कि जो एक मज़ा आ जाता है, वो चीज़ तब होती है। तो ये सब चीज़ तब होती है। हमारा पूरे साल वैसे तो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। बड़ौदा यूथ फेडरेशन वडोदरा शहर में खूब लोगों को पता है, यूनिवर्सिटी में भी है, तो सब उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और मैं तो आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी यूथ है उसको महीने में 1 दिन जितना भी समय दे सके, जो भी लोग आते हैं उसको, मैं किसी को बर्डन नहीं, आप कितना 1 घंटे सिर्फ देना, 1 घंटे आप दो, पर आपको वो काम कर कर पता चलेगा कि हमारी लाइफ और उनकी लाइफ में क्या फ़र्क है। आपको आपकी लाइफ को लेकर इम्पोर्टेंस फील होगी। आपको ऐसा पता चलेगा कि मेरी लाइफ बहुत ही बेटर है, थैंक्स टू गॉड कि मुझे इतने अच्छे परिवार में जन्म दिया और मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी। अगर आप हायर क्लास या दूसरे लोग को देखोगे तो आप ऐसा कंपेयर करोगे कि जब आप ऐसी जगह पर जाकर वो परिस्थिति में भी वो लोग कैसे खुश रहते हैं, और हम इतनी अच्छी परिस्थिति हो फिर भी हमको दुविधाएं ज़्यादा होती है, और उनको इतनी बेहतर परिस्थिति में ना रहते हुए भी उनकी खुशी काफ़ी अलग होती है। बहुत ही सही बात है रुकमिल, बहुत मज़ा है आपके साथ बात करते हुए। हम सारी उनकी सोशल मीडिया लिंक्स, उनकी वेबसाइट की लिंक्स सारी कैप्शन में ऐड कर देंगे। थैंक यू सो मच रुकमिल, हमें ऑल दैट मैटर्स में आपके साथ जुड़ के बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू सो मच। It is very important to know that छोटी सी छोटी चीज़, he started with 100 rupees per person and he's gone to impact so many young people in the world. So बहुत ही important है ये चीज़ सीखना और समझना कि छोटी सी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकती है। रिपल इफेक्ट जो हम कहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, बी इंस्पायर्ड बाय पीपल लाइक हिम, see what you can do more, and I would also like to encourage you to like and subscribe so you can listen to more people like Rukmil ji. Exactly. And yeah guys, we'll see you next time. Thank you very so much. much. Thank you.